हेलो एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने जो भी बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ बेसिक फार्मूले देखे थे, जिसमें कि पहला था सम रूल, मल्टीप्लिकेशन लाइक अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, एंड अगर आपको रूट्स गिवन हो तब हम कैसे अपना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस एस वन एक्स प्लस एस टू इजकल टू ज़ीरो, एस वन इजकल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एंड एस टू इजकल टू अल्फ़ा बीटा। सपोज करो आपको तीन रूट्स हैं, अल्फ़ा बीटा एंड गामा आपको गिवन है और आपको एक्सप्रेशन लिखना है। देन कैसे हम लिखेंगे? एक्स क्यूब माइनस एस वन एक्स स्क्वायर प्लस एस टू एक्स प्लस माइनस। ओके, आपको ऐसे याद रखना है, फर्स्ट प्लस माइनस, ठीक है, इक्वल टू जीरो। सो एस वन क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। एस टू क्या है? अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। एस थ्री क्या है? अल्फ़ा बीटा गामा। वैसे सपोज करो आपको फोर्थ पावर के क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर ये होते तो एस फोर हम क्या लिखते? अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा। इसमें एस थ्री लिखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, लाइक अल्फ़ा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फ़ा, काइंड ऑफ ऐसे करके हमें लिखना होता है। ठीक है, ओके। तो मैंने थोड़ा सा रिवीजन किया कि हमने कुछ साइन रूल्स भी पढ़े थे कि सपोज करो कि कोई एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। एफ ऑफ इसमें अगर हम एक्स डायरेक्टली पॉजिटिव एक्स रखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और हम साइन चेक करेंगे। सपोज कर लो यहाँ पे प्लस माइनस एंड देन प्लस होता, तो प्लस से माइनस एक चेंज और माइनस से प्लस एक चेंज, मीन्स मैक्सिमम 2 पॉजिटिव रूट होगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ओके, अब हम इसी के अंदर एफ ऑफ माइनस एक्स अगर पुट करेंगे एंड देन ए एक्स वी हैव फाइंड ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। सपोजिंगली सपोज वी गॉट this expression. Okay, then changes from plus to minus and minus to plus means 2 maximum negative real roots, real। ओके, तो कुछ इस तरीके के हमने साइन रूल्स भी पढ़े थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ओके। और जैसे सपोज करो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मीन्स क्या? व्हाट? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी एंड सी इज रियल नंबर। ओके, सो तो इसका ग्राफ किस तरीके से हम प्लॉट करेंगे? सपोज करो आपके पास वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर के जो ग्राफ होते हैं वो हम किस तरीके से प्लॉट करते हैं? सपोज करो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो हमारा जो ग्राफ होता है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर को इस तरीके से होता है। मीन्स क्या होता है? पैराबोला होता है। अब सपोज करो वाई इक्वल टू 4x स्क्वायर है, तब किस तरीके से ग्राफ होगा?
इसको मैं ब्लू लाइन से प्लॉट करता हूँ। ये एक्स वाई एक्सिस की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ही, मतलब ये इधर की तरफ जाएगा। ये कैसे पता लगता है, आप एक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए कुछ नंबर्स ड्रॉ करिए। एक्स इक्वल टू 0, 1, 2, 3, तो 0 पे 0, 1 पे 1, 4, 9। और ये वाला एक प्लॉट ले लीजिए 4x स्क्वायर के लिए, y इक्वल टू 4x स्क्वायर। जब हम 4x स्क्वायर के लिए लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 0 पे 0, ये तो सेम पॉइंट है, ये वाली पॉइंट। ओके, गॉट इट। एंड सेकेंड वन इज x इक्वल टू 1 इज अ इनपुट। सो व्हाट इज द आउटपुट फॉर 1? 4, एंड फॉर 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 6, 4 4 ज़ा 16, फॉर 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 36। ओके, तो आप देख सकते हैं एक की वैल्यू 1 है सपोज करो, देन उसी x की वैल्यू पे इसकी वैल्यू 4 है। अगर एक की वैल्यू 4 है तो उसी पे 16 है करीब करीब। एंड देन व्हाट ग्राफ शुड बी गोज लाइक दिस इफ a वैल्यूज इंक्रीजिंग। ओके ओके, मेरा पर्पज़ ये था बताने के लिए ये वाला ग्राफ, क्योंकि हमारा जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है उसका पेरेंट जो भी हमारा पेरेंट ग्राफ होता है वो क्या होता है, पेरेंट ग्राफ जो होता है हमारा होता है पैराबोला एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। इम्पॉर्टेंट इसमें ये होता है कि ए शुड नॉट इक्वल टू 0। अगर बी 0 हो जाए, सी 0 हो जाए, तो एटलीस्ट पैराबोला तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, ठीक है। अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करेंगे। ओके, सो पहला पॉइंट ये हमारा, अभी हम वाई एक्सिस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि सबका ग्राफ पैराबोलिक ही बनेगा, तो हम ज़्यादा फोकस करते हैं एक्स एक्सिस पे। ये हमारा है एक्स एक्सिस प्लस इनफाइनाइट, ये हमारा माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसका प्लॉट आता कैसे है, तो सपोज कर लो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो हम यहाँ पे ये प्रूफ नहीं करने आए हैं कि y का कोऑर्डिनेट क्या होगा मिनिमम पॉइंट पे मैक्सिमम पॉइंट पे, हम बस आपको डायरेक्टली रिजल्ट्स बताते हैं, आप उसको अपने माइंड में रखिएगा। बाकी प्रूफ बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। आप इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो y प्लस डी बाई 4a इजकल टू ए इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, ओके। इस पॉइंट के रूट कितने होंगे? 2, अल्फ़ा एंड बीटा। रूट सपोज कर लो ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, अल्फ़ा लेस देन बीटा है। ठीक है, आप सपोज कर लो अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो y इक्वल टू हमेशा 0 होगा। ठीक, अगर यहाँ पे आप y इक्वल टू 0 पुट करोगे, ठीक है, तो आपको ये अल्फ़ा वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 4a मीन्स अल्फ़ा इक्वल टू सपोज कर लो आप, सॉरी 2a। ठीक है, एंड बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a। ओके ओके, गॉट इट। सो आपको समझ में आया। एंड देखो अब इसका ग्राफ तो ये पक्का है कि एक्स स्क्वायर को देख के हम बोलेंगे कि नहीं, इसका ग्राफ तो हमेशा पैराबोला होगा, पैराबोला हो जाएगा। ठीक है, पैराबोला मीन्स ये अल्फ़ा को ऐसे कट करेगा एंड ये ऐसे जाएगा। ग्राफ थोड़ा अच्छा नहीं बना है बट ओके। ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखो इतना समझ में आ गया। ठीक है,
ठीक है। अब देखो इसमें पहला कंडीशन तो ये है कि आपके दो रूट मिल जाए, ठीक है। रूट मीन्स कहते हैं, रूट का मतलब होता है जो एक्स एक्सिस पे ग्राफ कट करे, कट दे एक्स एक्सिस, ओके। 2 पॉइंट पे कट किया तो आपका दो ग्राफ हो गया। अब मान लो दूसरा पॉइंट ऐसा बनता है कुछ जस्ट टच करके निकल जाता है, जस्ट टच एक्स एक्सिस, तो क्या होगा, अल्फ़ा और बीटा दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, हम d की वैल्यू पढ़ते हैं ना कि d रियल रूट के लिए d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और इक्वल 0 होना चाहिए, ठीक है। सपोज करो d इक्वल टू क्या है, x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। अगर d की वैल्यू लेस देन आप 0 कर दोगे तो आपका d की वैल्यू कभी निकाल पाओगे, कभी नहीं निकलेगा। फिर वो किस वैल्यू में निकलेगा, आयोटा में निकलेगा। आयोटा मीन्स अब रियल वैल्यू, ये रियल वैल्यू रही नहीं, अब ये हो गई इमेजिनरी, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, d ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, केवल d से ये बात डिसाइड नहीं हो सकती है कि इसका जो ओपनिंग है, इसका जो ओपनिंग हो रहा है इस ग्राफ का, ये अप होगा या डाउन होगा। मतलब ये कॉन्केव मिरर की तरह स्ट्रक्चर है ना, तो ये कॉन्केव अप होगा या डाउन होगा, ये डिसाइड होगा ए से। अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो अप होगा, अगर ए लेस देन 0 है तो फिर ये ग्राफ इस तरीके से होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो अगर d ग्रेटर देन 0 है तो इस केस में क्या होगा, रियल रूट तो होगा बट इक्वल होगा, डिस्टिंक्ट नहीं होगा। इस केस में क्या है, डिस्टिंक्ट रूट है, ठीक है। फिर वही बात, कॉन्केव अप होगा या कॉन्केव डाउन होगा, ये डिपेंड करेगा ए पे। अगर ए ग्रेटर देन 0 है मतलब कॉन्केव अप, और ए लेस देन 0 है तो कॉन्केव डाउन। थोड़ा क्लीन सा नहीं लग रहा है, बट आपको एक एक बात समझ में आ रही होगी। अगर आप अपना नोट्स बनाएंगे तो वीडियो को पॉज करके आराम से आप एक एक पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। ठीक है, ओके। इतना बात पता चल गया कि ग्राफ कॉन्केव अप होगा या डाउन होगा तो वो किस बेसिस पे होगा, वो केवल आपका डी वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है। डी पे क्या क्या चीज़ें, डी केवल हमें ये बताता है कि रूट्स जो होगा वो रियल होगा या इमेजिनरी होगा, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा रूट्स के उसके ऊपर भी बात करेंगे जब मेरा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। मैं इसी लेक्चर में उसको कंप्लीट करूँगा, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि सपोज कर लो ये आपका पॉइंट मैं लेता हूँ एक्स एक्सिस, ये आपका पैराबोला है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये मिनिमम है, और ये वाला वो पॉइंट कॉन्केव डाउन में जहाँ पे ये मैक्सिमम है। इतना समझ आ रहा है, ओके। इस पॉइंट का आराम से हम समझेंगे। इस पॉइंट का ओरिजिन, इस पॉइंट पे एक्सिस क्या है इसका, इस पॉइंट को हम डिनोट करते हैं -b/2a एंड -d/4a। इस
पॉइंट को भी हम सेम -b/2a -d/4a, ठीक है, ओके। ये सपोज कर लो अपना, आप जब 3-4 सवाल या 5 सवाल, 5-6 न्यूमेरिकल सब जब करेंगे, 7-8 न्यूमेरिकल जब करेंगे ना, तो ये बेसिकली आपको याद रखना है। ये याद कहाँ से रखना था, जहाँ से हम y + d/4a हमने प्रूफ किया था इंटू a x प्लस का b/2a को होली स्क्वायर हम डिपेंड कराते हैं, तो उससे हमें ये याद रखना है, ये पॉइंट याद रखना है और ये पॉइंट याद रखना है और a के बारे में याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। a लेस देन होगा 0, तो आप देख लो, अगर इस पूरे को y बड़ा y रख लो एंड a x² रख लो, तो ये सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये y लेस देन 0 होगा या y ग्रेटर देन 0 होगा। अगर a निगेटिव है तो लेस देन 0 होगा, अगर a पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 होगा। इसीलिए a जो है हमारे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। आप लोग को इतना पॉइंट समझ में आ गया कि आप लोग को अभी क्या मतलब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट वैल्यू चेंज नहीं होती है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पॉइंट वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा कि वो मिनिमम पॉइंट बताइए, वो मैक्सिमम पॉइंट बताइए, तो हमेशा आपको रखना है कि कॉन्केव अप होगा। जब अप हो गया मतलब अप होने का मतलब हो गया क्या है, मिनिमम पॉइंट पे आ गए हम। कॉन्केव डाउन का मतलब क्या होगा कि ये मैक्सिमम पॉइंट पे आ गए, ठीक है। इसी में लोग इसको उल्टा बोलेंगे, कॉन्वेक्स के नाम से बहुत लोग आपको पढ़ाएंगे, आपने कहीं पर पढ़ा होगा कॉन्वेक्स, कॉन्केव अप मतलब कॉन्वेक्स डाउन, ठीक है, वैसे कॉन्वेक्स अप, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो इतना समझ में आ गया। अब एक बात आती है कि ये जितने हमने केस पढ़े हैं इसमें क्या है, d ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है या इक्वल 0 है। एक केस ऐसा आता है जिसमें हम बोलते हैं कि d लेस देन 0 है। आप सपोज करो एक रूट निकाल रहे हो जिसमें x - b + √d/2a है। अब d लेस देन 0 है, मतलब क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया। रूट हमेशा रियल वैल्यू की रियल चीज़ें आती हैं। अब लेस देन हो गया तो ये आयोटा में आएगा, आयोटा क्या हो गया, इमेजिनरी पॉइंट हो गया। इमेजिनरी पॉइंट होने का मतलब क्या है कि जो ग्राफ है, ग्राफ डज नॉट कट एट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, ओके। मीन्स क्या है कि ये ग्राफ टच भी नहीं करेगा और वो या तो ऊपर है या नीचे है, कहीं पर भी हो सकता है। ये कैसे डिपेंड करेगा, कॉन्केव अप होगा या कॉन्केव डाउन होगा। d लेस देन 0 तो ये बस बताता है कि ग्राफ 1 और ग्राफ 2 दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन कॉन्केव अप होगा ये कौन बताएगा, a। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो मतलब कॉन्केव अप, और a लेस देन 0 है मतलब कॉन्केव डाउन, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। इस पॉइंट का जल्दी से आप लोग बताओ क्या इसकी क्या क्या वैल्यूज़ रखते हैं हम लोग। तो -b/2a एंड -d/4a, इसका भी और इसका भी, ठीक है, ओके। एक आपको मैं क्वेश्चन कराता हूँ, जल्दी से आप लोग देखना, ठीक है। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया आप लोग को उसी के बेसिस पे है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व y = x² - 4x + 6 above the x एक्सिस। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें पहले आपको सोचना है कि मुझे इस पहले सवाल को, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमें पहले 2 बार पढ़ना है। फिर से एक बार पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम हाइट ऑफ एनी पॉइंट, मिनिमम हाइट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व y। कोई कर्व y है, उस पर एक पॉइंट है, तो उसमें से मिनिमम हाइट निकालना है।
हाइट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व वाई एबव द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के एबव से ये कितना, मतलब ये पहले ही बता दे रहा है कि जो इसका रूट फाइंड आउट नहीं हो सकता है क्योंकि एबव दी वाई एक्सिस दे रहा है ये, ठीक है। एबव देने का क्या मतलब है, अब इसका डी पहले निकालो। डी इक्वल टू क्या होगा, 4 4 जा 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी, 16 माइनस का 24 इक्वल टू हो गया -8। निगेटिव वैल्यू मतलब इमेजिनरी रूट हो गया। इमेजिनरी रूट होने का क्या मतलब है कि वो एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट कट नहीं करेगा, ठीक है। ओके, अब हम इस पॉइंट पे आते हैं, मतलब वो कट नहीं करेगा। ये वही मिनिमम हाइट वाली पॉइंट होगी। तो इस पॉइंट का क्या हमने लिखा था, तो इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस मीन्स -d/4। तो -8 4 इंटू ए, अच्छा कॉन्केव अप क्यों होगा, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है, ठीक है। 4 इंटू 1 सो 2 यूनिट इज अ हाइट। ओके, आई गेस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। खुद से भी करेंगे, हो जाएगा, एक दो बार जितना मैंने पढ़ाया है उसको बस आप लोगों को समझना है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आता है, पहले मैं ना ग्राफ की चीज़ें पहले ख़त्म कर लेता हूँ, फिर मैं एक दो चीज़ें जो मेरे से छूट जाएंगी वो मैं आपको क्लियर करूँगा लास्ट लेक्चर में। ओके, अब इम्पॉर्टेंट आता है कि लोकेशन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में ही, ठीक है। ओके, सपोज कर लो आपका ये एक्सप्रेशन है ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है। ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड वी हैव two roots अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा लेस देन बीटा, ठीक है। एंड k कोई एक नंबर लेते हैं जो एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, ठीक है। हम इस k के बारे में बात करेंगे अभी, नहीं दिख रहा होगा क्या, हम इस k के बारे में बात करेंगे। अच्छा, आपको सपोज करो ये अपने एक ग्राफ हमने दे दिया आपको, ये अल्फ़ा और बीटा दो रूट हो गए, इस ग्राफ की जो वैल्यू है मतलब मीन्स जो एक्सप्रेशन है ये है, अल्फ़ा और बीटा यहाँ पे कट किए, इस पॉइंट का नाम है -b/2a -d/4a। ओके ओके, ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि अब पहला केस क्या लेंगे। पहला केस ये ले सकते हैं कि k जो एक वैल्यू है वो k लेस देन अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा लेस देन बीटा है, एक ये केस हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि k अल्फ़ा और बीटा के बीच में मिले, ठीक है। तीसरा केस क्या हो सकता है, अल्फ़ा आपको k जो है ग्रेटर देन मिले बीटा से, मगर बीटा से बड़ा है तो अल्फ़ा से भी बड़ा होगा, अंडरस्टूड है, ठीक है। ये केस हो गए, ठीक है, ये केस हो गया। अब देखो, एक केस ये हो सकता है कि k1 और k2 हमने दो पॉइंट ले लिए, जो k1 लेस देन k2 है, अल्फ़ा और बीटा है, ठीक है। तो k1 यहाँ हो, ठीक है, अल्फ़ा एंड बीटा, नो, एक k1 आपका अल्फ़ा और बीटा के बीच में k1 हो, ठीक है। इस तरीके से मतलब हमें 3-4 k1 हो और k2 जो है इन दोनों के बीच में ही हो, एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस हो सकता है कि k1 यहाँ हो और k2 यहाँ हो और इन दोनों के बीच में अल्फ़ा बीटा हो, ठीक है। एक ये हो सकता है कि k1 यहाँ हो और k2 यहाँ हो, एक केस ये हो सकता है। तो हम सेपरेटली एक एक केसेस के बारे में बात करेंगे और हम आप लोग को बताएंगे कि इन सब चीज़ों में हमें क्या क्या
फाइंडिंग्स होती हैं, कैसे कैसे निकालना होता है। जेईई मेंस और एडवांस में इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जबकि बहुत आसान होता है। आपको बस मैं अभी ग्राफ बताऊंगा और आप थोड़ा सा घर पे जा कर के कोई भी स्टैंडर्ड बुक लेकर के आप क्वेश्चन करिएगा, या मैं आप लोगों को खुद ही क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन में कराऊंगा, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि अच्छा क्या है। ठीक है, थोड़ा पानी पी लेते हैं। पहला केस हम लेते हैं, बोथ द रूट्स लेस देन के। हम दो केस ऐसे हम करके बात करेंगे, क्योंकि दोनों के इसमें लेते हैं बोथ द रूट्स ग्रेटर देन के। ठीक है, अब देखो, अभी आप सपोज कर लो कि आपके पास ए ग्रेटर देन 0 है, एक है ए लेस देन 0। इसके अंदर भी हम सब, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे ठीक है। अब देखो, ए ग्रेटर देन जब भी 0 होगा तो हमारे पास ये ग्राफ होगा, ए लेस देन जब 0 होगा तो हमारे पास ये ग्राफ होगा। ठीक है, ओके। ये अल्फा है, ये बीटा है। अब बोथ द रूट्स लेस देन के सपोज करो यहाँ पे है। ठीक है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से यहाँ से गई है। इस के की वैल्यू ये है, यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ के है। एक चीज़ ये समझ में आ गई, यहाँ की वैल्यू -b/2 है, और यहाँ पर डी की वैल्यू वाई की वैल्यू हो गई इतना। सिमिलर केस यहाँ पर भी है, के एफ ऑफ के -b/2 है -d/4 है, अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। ओके, अब हम चलते हैं ये समझने कि हम कैसे पता करेंगे कि बोथ द रूट्स लेस देन के। हम ये कैसे पता करेंगे? अभी तो हमें ये चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन अगर हमारे ग्राफ क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा तो क्या कंडीशन ऐसा होगा जो ये बता देगा कि नहीं आपका रूट जो है ना लेस देन के है। कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया जाएगा आपको, उससे बोला जाएगा कि लेस देन के है। ठीक है, आप समझो, डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अच्छा, और इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए? अगर दोनों रूट एक ही पॉइंट पे ऐसे लाई करें तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं हमें। ठीक है, तो पहला, ठीक है, बोथ द रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं, इसलिए हम डी ग्रेटर देन और इक्वल 0 लिए हैं। दूसरा क्या होना चाहिए आपके पास कंडीशन? ए इंटू एफ ऑफ के। एफ ऑफ के अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो एफ ऑफ के हमेशा पॉजिटिव होगा, अगर अल्फा और बीटा से वो बड़ा है तो ए और एफ ऑफ के क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखो तीसरा क्या है, के ग्रेटर देन -b/2 है। ये कंडीशन आपको समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इस केस में बात करते हैं, डी ग्रेटर देन और इक्वल 0 होना चाहिए। अगर यही दोनों एक ही पॉइंट पे अगर मीट करेंगे तो हम यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अब दूसरे केस की बात करते हैं। ए और एफ ऑफ के का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे? देखो, ए लेस देन 0 है मतलब ये निगेटिव है, और एफ ऑफ के हमेशा ही निगेटिव आ रहा है, तो ये निगेटिव ये निगेटिव। ठीक है, क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। मतलब इन दोनों केस में ग्रेटर देन 0 होगा, इस केस में भी ग्रेटर देन 0। केवल एक तीसरी केस क्या हमसे बिगड़ती है कि जो के है ना, के जो है के जो है लेस देन होगा, सॉरी, के जो है ग्रेटर देन होगा -b/2 है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे हुआ है? ठीक है, अब हम इस केस की बात करते हैं। इसमें बोथ द रूट्स ग्रेटर देन ऐसे कुछ है और कुछ ऐसे,
ठीक है। यहाँ पे ए लेस देन 0 के लिए है, ये ए ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। अब देखो जस्ट अ मिनट, ठीक है। हेलो, हाँ वीरेंद्र भैया, ठीक हो भैया, तो क्या हम आप 15-20 मिनट में करें? ठीक है भैया, ओके। अब देखो बोथ द रूट्स ग्रेटर देन के, मतलब के कहीं यहाँ पे होगा तभी तो दोनों रूट जो है बड़े होंगे, ठीक है। इतना समझ में आ रहा, ये सारा पॉइंट सेम ही होगा, आप लोग कैलकुलेट निकाल के रख लीजिएगा इसको। इसमें जो कंडीशन होता है वो क्या है, देखो जब एक्स एक्सिस को दोनों चीज़ कट करेगी, या तो इक्वल भी हो सकती है, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पहला हो जाएगा। ए इंटू एफ ऑफ के की वैल्यू अगर हम करें, ए ग्रेटर देन जब भी 0 हो तो एफ ऑफ के भी बड़ा है, मतलब ग्रेटर देन 0 हो गया। इस केस में की अगर बात करेंगे तो ए भी छोटा है और एफ ऑफ के भी छोटा है, जिसकी वजह से फिर से बड़ा हो जाएगा वो, ठीक है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट होगा, के की वैल्यू जो है लेस देन माइनस बी बाई 2 है, और इसमें भी के की वैल्यू माइनस बी बाई 2 है। समझ में आ रहा है? ओके। ये ग्रेटर देन आर इक्वल होने का मतलब ये है कि अल्फा लेस देन आर इक्वल टू बीटा हो सकता है। आर इक्वल टू केस जब यहाँ पे आएगा उसके लिए हमने आर इक्वल टू केस लिया है, ओके ओके। अब हम बात करते हैं अनदर केस पे। अच्छा, अब तीसरा केस ये है कि अगर रूट अल्फा और बीटा है और पॉइंट कोई एक ऐसी वैल्यू हमने के इनके बीच में रख लिया, ठीक है। तो एक बात ध्यान देना, पहला केस जो होगा डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, आर इक्वल टू क्या सही है, सोचो आर इक्वल टू क्या सही है, आर इक्वल टू क्या सही है, एक बार सोचो आर इक्वल टू क्या सही है। हमारा मान लेट्स एज्यूम ही यही है, अल्फ़ा एंड बीटा के बीच में के है, तो अगर अल्फ़ा और बीटा बराबर हो जाएगा तो उसके बीच में के कैसे आ सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, नहीं, ग्रेटर देन 0 ही सिर्फ होगा, लेस देन 0 नहीं होगा। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। दूसरा क्या होगा, के है यहाँ पे, ये होगा एफ ऑफ के, एफ ऑफ के नीचे है मीन्स निगेटिव है, ये ए ग्रेटर देन 0 है। ए इंटू एफ ऑफ के क्या होगा, अब सोचो, ए पॉजिटिव है, एफ ऑफ के निगेटिव है, लेस देन 0 हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है। इक्वल टू हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों रूट्स अलग अलग हैं, ठीक है। तीसरा केस क्या है, के की वैल्यू के ऊपर क्या हम बात कर सकते हैं, के की वैल्यू की माइनस बी बाई 2a से छोटा है या बड़ा है, इस तरीके से हम कुछ बात कर सकते हैं, कभी नहीं बात कर पाएंगे, ठीक है। तो थर्ड केस के बारे में हम बात नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। वही सिमिलर केस इस तरीके वाले में के बारे में आप सोचोगे, अल्फ़ा एंड बीटा एंड के, तो डी ग्रेटर देन 0, ए इंटू एफ ऑफ के के बारे में सोचिए, ए हमेशा निगेटिव है और एफ ऑफ के हमेशा पॉजिटिव है, लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे केस में हमें क्या गिवन होगा, वहाँ पे हमें क्वेश्चंस में क्या होगा, क्वेश्चन में हमें ऐसा होगा कि के जो है दे देंगे कि इन बिटवीन है, तो अल्फ़ा और बीटा बताओ या वो रेंज बताओ, तो हमें ये सारा कंडीशन लगाना पड़ेगा कि डी ले ग्रेटर देन 0 होगा, ये सारा चीज़ हम क्वेश्चन जब करेंगे ना तो आप लोगों को समझ में आएगा। वैसे आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, लेकिन हम क्वेश्चन से जब करेंगे ना तो इसको थोड़ा बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। अब दूसरा कंडीशन ये लेते हैं कि अगर कोई दो आपके पास अगर K1 एंड K2 दो पॉइंट आ गए, K1 लेस देन K2 है, तो क्या करना है हमें, K1 जो है और अल्फ़ा एंड बीटा दो रूट है,
एक K1 सपोज कर लो यहाँ पे है, एक K2 यहाँ पे है, मतलब अल्फ़ा जो है एक रूट जो है 2 नंबर के बीच में है। ठीक है, आप देखो ग्रेटर देन 0 पे समझोगे सेम कंडीशन आपको लेस देन पे भी वही होगा। ठीक है, एफ ऑफ K2 एफ ऑफ K1। ठीक है, तो एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 क्या होगा, आप सपोज करो ये प्लस है ये माइनस है, लेस देन 0 होगा। और ये रूल ही हमारा होता है कि अगर यहाँ पे वैल्यू प्लस आ रही है और यहाँ पे कोई वैल्यू माइनस आ रही है, मतलब ये पक्का है कि एक रियल रूट या ऑड नंबर ऑफ रियल रूट्स इसके अंदर जरूर पाए जाएंगे। एक रियल रूट या ऑड नंबर ऑफ रियल रूट हमेशा पाए जाएंगे अगर d ग्रेटर देन 0 है तब। पक्का, तो मतलब लेस देन 0 होने का मतलब ही यही है। मैंने वो ये वाले सारे रूल्स मैंने आपको पिछले वाले क्लास में पढ़ा रखे हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं। मतलब मैं ये पक्का है कि अगर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस आ रहा है, मतलब पक्का है कि एक रूट इसके बीच में तो पक्का होगा, या ऑड नंबर ऑफ रूट हमेशा हो सकता है। या एक कंडीशन मैंने पढ़ा था d लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, कोई भी रियल रूट नहीं होगा या इवन नंबर ऑफ रियल रूट होंगे। ठीक है, तो ये सारा कंडीशन हमें ध्यान रखना है। ये समझ में आ गया? ठीक है, ओके। लेकिन इस केस में d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब अगर दो रूट पहले एग्जिस्ट तो करना चाहिए ना, कोई भी रूट एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, ओके। अब सपोज करो आपके पास अल्फ़ा और बीटा है और K1 यहाँ है और K2 यहाँ है। अब आप आराम से निकाल लो, d तो पहले बात 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 और इक्वल नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों रूट बराबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्या नहीं हो सकते हैं ये रूट बराबर? आप सपोज सोचो, मैंने बोला है क्या कि दोनों रूट बराबर नहीं हो सकते। क्या बराबर नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं बराबर। हमने ये बस एज्यूम किया है कि जो K1 और K2 दो पॉइंट हैं वो इनके रूट के बियॉन्ड हैं, मतलब कन्फाइंड बिटवीन इफ बोथ रूट्स of f of x equal to 0 are confined between K1 and K2। कन्फाइंड होना चाहिए। ठीक है, हमसे रूट बराबर है क्या है हमें उससे मतलब नहीं है, बस ये मतलब होना चाहिए कि दोनों के बीच में है। ठीक है, अब देखो d ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरा f ऑफ K1 भी पॉजिटिव है, f ऑफ K2 भी पॉजिटिव है, तो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, ये हमेशा क्या सत्य है, ये हमेशा सत्य है। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है तो हम कैसे कहेंगे कि इनके बीच में एक रूट है या दो रूट है या तीन रूट है? नहीं कह सकते हम। ठीक है, तो ये वाला नहीं लगेगा। मैंने क्या बताया था, रूट होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। अच्छा ठीक, आप लोग कितनी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब देखो a इंटू एफ ऑफ K1 की वैल्यू a ग्रेटर देन 0 है अगर, और एफ ऑफ K1 तो ग्रेटर देन 0 में बोल सकता हूँ, ये तो पक्का है। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, a इंटू एफ ऑफ K2 ग्रेटर देन 0। ये तीन कंडीशन क्या कन्फर्म है, लेकिन एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 ग्रेटर देन 0 क्या ऑलवेज सत्य है? क्या ऑलवेज सत्य है? नहीं सत्य है। क्यों? क्योंकि K1 और K2 के बीच में अगर दो रूट्स आते हैं, K1 और K2 के बीच में दो रूट्स आते हैं, तो एक यहाँ पर भी हो सकता है एंड एक वैल्यू यहाँ पर भी हो सकती है। ठीक है, तो सॉरी यहाँ कैसे हो सकती है, नहीं होगी यहाँ पे, ये नेगेटिव वाले केसेस में चले गए हैं। ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है ना, ये हमेशा सत्य नहीं हो सकता है, लेकिन ये तीन केसेस हमेशा सत्य होंगे।
मैं एक क्वेश्चन में आप लोग को ये चीज़ें कंडीशन में कराऊंगा तो आप लोग को पता लगेगा, ठीक है। इस केसेस में ये हो सकता है कि नो रूट, इसके केस में नो रूट या इवन नंबर ऑफ रूट्स इंपॉर्टेंट है, इवन नंबर ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे 2 रूट आते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। इम्पॉर्टेंट इस केस में क्या था, K1 और K2 के बीच में -b/2a आएगा, ये आएगा, ठीक है। मैं एक बार समराइज करता हूँ पर्टिकुलर इस केस को। जब ऐसा केस दिया रहेगा आपको तो आपको क्या ध्यान रखना है, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पहला, दूसरा a इंटू एफ ऑफ K1 ग्रेटर देन 0, तीसरा a इंटू एफ ऑफ K2 ग्रेटर देन 0, चौथा मैं एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 ग्रेटर देन 0 अगर करते हो तो या तो कोई रूट नहीं, नो रूट, इन बिटवीन टू आर इवन नंबर ऑफ रूट, ठीक है। पांचवा क्या है, तो ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर क्या इम्पोर्टेंट है, K1 K2 -2b/2a, ठीक है। ये हो गया। वीडियो को पॉज करके आराम से आप लोग देखेंगे तो आप लोग एक एक पॉइंट बहुत आराम से समझ में आएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। एक केस और है, आप लोग को बताता हूँ, उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे कि अभी हम वो केस कर रहे थे कि K1 और K2 इनके बीच में हो अगर अल्फ़ा एंड बीटा। पहला केस क्या होगा, d ग्रेटर देन, बीच में होने के लिए r इक्वल 0 कभी हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा बात। अब देख लो, अगर a ग्रेटर देन 0 है, a इंटू एफ ऑफ K1, a इंटू एफ ऑफ K1, a पॉजिटिव है, एफ ऑफ K1 निगेटिव है, लेस देन 0 होगा, ठीक है। a इंटू एफ ऑफ K2, a इंटू एफ ऑफ K2 लेस देन 0 होगा, चौथा अल्फ़ा लेस देन बीटा होना चाहिए। आप लोगों को ये 4 बात समझ में आ रहा है। अगर d इक्वल टू कर दोगे तो क्या K1 और K2 हम ये क्लेम कर पाएंगे कि इन दोनों के बीच में होगा, नहीं, इसीलिए ये नहीं होगा। एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 ग्रेटर देन 0 होगा माइनस, और माइनस होने की वजह से ग्रेटर देन 0 होगा, तो 0 रूट आर इवन नंबर ऑफ रियल रूट्स, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अभी के केस में क्या आ रहा है, 0 रूट। इसीलिए मैं अभी उस टाइम पे बता रहा था कि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपको वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाएगा कि अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 है, मतलब K1 से छोटा है या K2 से क्या है, मतलब वो उतना ज़्यादा क्लियरिटी इस केस में नहीं मिलती है हमें। वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बट हमें उतना ज़्यादा क्लियरिटी नहीं मिल पाती, इसलिए हम इसको उतना ज़्यादा कंसीडर नहीं करते, हम इन तीनों पॉइंट को कंसीडर करते हैं। ये कन्फर्मेशन हमें देता है, ठीक है, ओके। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। हैप्पी, चीज़ें समझ में आ रही हैं आप लोगों को, ठीक है। एक मैं अब क्वेश्चन करूँगा, फाइंड द ऑल वैल्यू ऑफ a for which
for which the equation 4x square minus 2x plus a greater than 0 has two roots in the interval. आपको पहले 2 बार पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट को फिगर आउट करना है। हैज़ टू रूट्स इन द इंटरवल -a 1 to 1, -1 है और 1 है, इनके बीच में कहीं हमारा 2 रूट है। आप लोग को मैंने केस पढ़ाया था, याद होगा, अल्फ़ा और बीटा, k1 और k2 वाला, याद करिए उस केस में क्या था। अब जैसे हैज टू रूट्स दे दिया, लेकिन इसमें कहीं पर ये मेंशन नहीं किया है कि डिस्टिंक्ट है कि इक्वल है। कहीं पर मेंशन किया है नहीं, तो हम दोनों मान के चलेंगे। वो या तो डिस्टिंक्ट भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एक पक्का हो गया। और सपोज करो ये ग्राफ अगर कुछ इस तरीके से जा रहा होता, a इंटू एफ ऑफ k1 क्या ग्रेटर देन 0 होगा, a इंटू एफ ऑफ k2 क्या ग्रेटर देन 0 होगा, हमने ये देखा था। लेकिन मैंने ये बोला था कि एफ ऑफ k1 एफ ऑफ k2 ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ओके। अब हम इस केस के लिए ये सारी तीनों केसेस हम लगाना शुरू करते हैं। ओके, अब देखो d निकालो, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी इजकल टू 4 माइनस 16a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 4 कॉमन करोगे, 1 माइनस 4a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन्स a ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी, ओके, मैं आपको एक एक पॉइंट बता देता हूँ। ठीक है, 1 माइनस 4a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस 4a ग्रेटर देन -1, 4a लेस देन और इक्वल टू 1, a लेस देन और इक्वल टू 1/4। इतनी बातें समझ में आ रही हैं आपको? ठीक है, ओके ओके। लेस देन 1/4, सपोज कर लो कहीं ये 1/4 यहाँ पे कहीं होगा, a की वैल्यू है कोई, वो उससे छोटा है। ठीक है, अब दूसरा केस हमारा ये कहता है कि a इंटू एफ ऑफ k1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, 4 है। कॉन्केव अप होगा इसका ग्राफ, कॉन्केव अप टाइप का ग्राफ होगा इसका, क्योंकि a जो है ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ओके। 4 इंटू एफ ऑफ k1 -1 दिया है ग्रेटर देन 0, 4 इंटू -1 रखो आप इसके अंदर, तो 4 प्लस 2 प्लस a ग्रेटर देन 0, 4 2 6, 6 प्लस a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन -6। यहाँ पे कहीं -6 है, इससे बड़ा होने की बात कर रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे a लेस देन की बात कर रहे थे ये। ठीक है, ये इस तरीके से बात हो गई। ठीक है, ऐसा कलर कर दूंगा तो आप लोगों को थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा। ये है, ठीक है, एक ये है। ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया। अब हमारे पास तीसरा पॉइंट क्या होता है, a इंटू एफ ऑफ k2 ग्रेटर देन 0। 4 k2 1 है, तो x की वैल्यू 4x स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस का a ग्रेटर देन 0 मीन्स 2 प्लस a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन -2। अब यहाँ पे कहीं पे -2 है, -2 से ग्रेटर देन -2 मतलब अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ें ओवरलैप कर रही हैं। ठीक है, ओके। अब तीसरा केस क्या था, k1 -b/2a एंड k2
-1 इक्वल टू 2/8 लेस देन 1, -1 1/4 लेस देन 1। ठीक है, क्या ये कंडीशंस ठीक है? 1/4 इसके बीच में आता है, मतलब ये कंडीशन ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं कि ओवरलैपिंग वाली पॉइंट कौन कौन सी हैं, वहीं एक ही वैल्यू हो जाएंगे। देखो ये ओवरलैप कर रहा है 1/4 से, ठीक है, ठीक है, ओके। हमने -2 से ये चीज़ ली थी, ठीक है, और ये भी एक साथ ओवरलैप कर रहा है, मतलब मीन्स क्या हुआ, जो पॉइंट ओवरलैप करेगा, जो पॉइंट ओवरलैप करेगा, जो पॉइंट ओवरलैप करेगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया? फाइनल आंसर आपके क्या होगा? आपके फाइनल आंसर क्या हो गया? -2 to 1/4। गॉट इट? समझ आया? ओके ओके, आई होप आप लोग काफ़ी इंजॉय किए होंगे लेक्चर को। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में, कि नेचर ऑफ द रूट्स किस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं। अब आप लोग ग्राफ समझ गए हैं ना, तो आप लोगों को समझ में आएगा चीज़ें। देखो एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ आपका नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में। पहला है d ग्रेटर देन 0 अगर है, पहले ग्राफ बता देता हूँ। d ग्रेटर देन 0 के लिए ये ग्राफ होगा, मतलब क्या होगा, रियल रूट्स होंगे, और दूसरा क्या है, डिस्टिंक्ट रूट होगा। ठीक है, d ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। ठीक है, अब दूसरा कैसे देखते हैं, अगर d इक्वल टू 0 हो गया तो रियल होगा बट इक्वल रूट्स होंगे। ये चीज़ समझ में आ रही है? ठीक है। तीसरा क्या हो गया, d लेस देन 0 होगा तो कॉम्प्लेक्स होगा, मीन्स इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी होगा, कॉन्जुगेटेड फॉर्म में आएगा, कॉन्जुगेटेड फॉर्म में आएगा, जैसे a प्लस IB प्लस और माइनस के केस में हमेशा आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ओके, अब चौथा केस है, इसके अंदर का एक केस हम बनाते हैं, d ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, ओके, और d परफेक्ट स्क्वायर हो, मतलब जैसे सपोज कर लो 16 है, 36 है, सच है, मतलब ऐसे कुछ है, तो आपके जो रूट्स होंगे ना वो रेशनल रूट्स होगा। क्या होगा, रेशनल रूट्स होगा। ठीक है, अगर d इज नॉट परफेक्ट रूट्स तो क्या होगा, सॉरी, परफेक्ट स्क्वायर, d इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तब क्या होगा, p प्लस √q के फॉर्म में होगा और p माइनस √q इस तरीके से कंजुगेट फॉर्म में होगा। ठीक है, अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा होगा तो मैं ढूंढ रहा हूँ, उसको हम कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इस केस में हम देखेंगे आपको, इस केस में अभी हम बात करेंगे कि जो ax² प्लस bx प्लस c होता है, जिसमें कि d को हम बोलते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। इस केस में क्या होता है, a b और c जो होता है ना, ये
रेशनल होना चाहिए, रेशनल। ठीक है, तो इस केस में क्या आता है, हमारे रेशनल रूट्स आते हैं। ठीक है, ए बी सी भी रेशनल होगा, रूट्स भी आपके रेशनल होंगे। ठीक है, इसमें नॉट परफेक्ट वाले में भी क्या होगा, ए बी सी क्या होने चाहिए, रेशनल होता है। मैंने रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में मैंने आप लोगों को बता रखा था पहले ही फर्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को डाउट हो रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, तो आप लोग उस पर्टिकुलर क्लास में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आप लोग एक एक चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मैंने ये भी अब आप लोगों को क्लियर ही कर दिया। अच्छा, अभी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो मैंने बताया था कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया है जिसके रूट अल्फ़ा एंड बीटा है। ठीक है, सपोज करो एन इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ अ गिवन इक्वेशन। an equation whose roots are reciprocal of the given roots of a given equation। तो आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, इसके रूट्स गिवन है, और आपको एक दूसरा रूट्स दिया गया है जो गिवन रूट्स के रेसिप्रोकल हैं। तो आप कैसे बताओगे कि इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन कैसे निकालोगे? तो जस्ट क्या करना है कि इसके अंदर x है तो इसको रिप्लेस करना 1/x से। सपोज कर लो ऐसे, तो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। ये हो गया पहला रूल। वहाँ तक दूसरे रूल के ऊपर हम दूसरे रिमार्क के ऊपर आते हैं। सपोज कर लो हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, अल्फ़ा और बीटा हमारा दिया हुआ। अब हमें कह रहा है कि अल्फ़ा प्लस के और बीटा प्लस के अगर दो रूट आपके गिवन है इस तरीके से, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? आप समझिए, ये आपको नोन है, ये भी आपका नोन है, तो पता करना है कि इक्वेशन क्या होगा। ये कैसे पता लगेगा? तो सब बस क्या करना है, x को रिप्लेस करना है। x प्लस के है तो यहाँ पे माइनस के से, मीन्स ए एक्स माइनस के का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस के प्लस सी इक्वल टू। समझ में आ गया? अब वैसे ही अल्फ़ा माइनस के होगा तो क्या कर लोगे आप, एक्स प्लस के कर लोगे। ठीक है, रिप्लेस कर लोगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अल्फ़ा और बीटा इसके गिवन है। तो के अल्फ़ा के बीटा अगर दो रूट है, हमारा कोफिशिएंट है ये एंड सी, इसमें हम क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट है, एंड कांस्टेंट वैल्यू जो है, इसमें हम के पावर 0 मीन्स 1 का मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें क्या करते हैं, के का पावर 1, और कांस्टेंट में हम क्या करते हैं, के स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें इसका वो इक्वेशन मिल जाता है। ओके, ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। थोड़ी सी यहाँ से मेरे से मिस्टेक हो गई थी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, फिर मैंने देखा तो नहीं, ये करेक्ट है। ठीक है, कि एक्स स्क्वायर में हम के का पावर 0, एक्स में हम k1 और कांस्टेंट में हम के स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं। अगर के अल्फ़ा और के बीटा का, सपोज करो अगर 2 एंड 4 अगर किसी के रूट है और किसी के कुछ इक्वेशन ऐसे मिले हुए हैं, अगर हमें 4 एंड 8 का रूट हमें निकालना हो, 4 और 8 का रूट हमें निकालना हो, तो हम एक्स स्क्वायर में जो भी हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, हम उसमें यहाँ पे के की 2 होगी तो 2 टू द पावर 0 एंड 2 टू द पावर 1 एंड 2 टू द पावर स्क्वायर ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन जब करेंगे तो हमें चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी।
अब हम आते हैं कि अल्फ़ा एंड बीटा जैसे गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, ये चीज़ तो गिवन हो गया। हमें अब अल्फ़ा बाई के और बीटा बाई के अगर है तो हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ से हमने के का पावर 0, K1 K2 का हमने मल्टीप्लाई करना शुरू किया था। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसके केस में हमारा उल्टा हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, के स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे के का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे के का पावर 0 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई। थर्ड रूल मतलब जितना नंबर ऑफ रूल हुआ हो। अब हम देखेंगे अगर निगेटिव रूट हो, निगेटिव रूट हो, अगर निगेटिव रूट है तब क्या होगा, तो x के जगह पे हम -x रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। अगर किसी के रूट अल्फ़ा और बीटा हैं और हमें अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के रूट हमें निकालने हैं, तब हम क्या करेंगे, तो x को हम रिप्लेस करेंगे अंडर रूट x से। ठीक है, ये चीज़ें समझ आ रही हैं। अगर अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब दिए हैं तब तो x के पावर 1/3 से रिप्लेस करेंगे x को। ठीक है, अच्छा अब मैं समराइज करता हूँ। देखो, अब मैं समराइज करता हूँ। किसी के अल्फ़ा और बीटा के इक्वेशन दिए हैं, अल्फ़ा प्लस के और बीटा प्लस के से अगर हमें निकालना है तो क्या करना चाहिए, हमें x को रिप्लेस करना है x माइनस के से। अगर अल्फ़ा माइनस के दिया है तो x प्लस के से रिप्लेस करेंगे, ये चीज़ समझ में आ रहा है। x को हम रिप्लेस करेंगे, ये चीज़ समझ में आ गया। अगर अल्फ़ा के एंड बीटा के अल्फ़ा और बीटा के बाद अगर हमें ये चीज़ मिली हुई है और हमें इक्वेशन लिखना है तो हम क्या करेंगे, सपोज़ करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो यहाँ पे x टू द पावर k टू द पावर सपोज़ करो 0, K1 एंड इसको के स्क्वायर से हमें मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रहा है? ओके, अब सपोज़ कर लो अल्फ़ा बाई के और बीटा बाई के दिया है, बीटा बाई के दिया है, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। कांस्टेंट में के स्क्वायर का, कांस्टेंट में के स्क्वायर का, बी में के टू द पावर n का, ए जो होगा वो के टू द पावर 0 से। ए का मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर, के का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर में के 0 का मल्टीप्लाई, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है ना, उसमें हम इस चीज़ की मतलब कि कांस्टेंट अगर सी है, सी इंटू के स्क्वायर हो जाएगा, बी इंटू के का पावर 1 हो जाएगा, ए इंटू के टू द पावर 0 हो जाएगा। कोफिशिएंट की हम बात कर रहे हैं। अब जैसे इसकी जब हम बात करेंगे, प्लीज़ आप लोग कंफ्यूज मत होइए। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप लोग मेरे से पूछना। और जैसे अल्फ़ा के आ गया, तो अगर हम इसमें क्या करेंगे, ए इंटू के टू द पावर 0, बी इंटू के टू द पावर 1, सी इंटू के टू द पावर स्क्वायर। सेम ऐसे होगा। क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है, सी है, इस तरीके से। ठीक है, ओके। और चौथी चीज़ पे आप बात करते हैं। अब अगर अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की बात करता है तो जस्ट उल्टा, एक्स को रिप्लेस करेंगे रूट ऑफ एक्स से। अगर अल्फ़ा क्यूब एंड बीटा क्यूब की बात करते हैं तो एक्स की पावर 1/3 से हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, ओके। एक इक्वेशन कर लेते हैं। टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, इसके अल्फ़ा एंड बीटा रूट हैं। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि देन इक्वेशन whose roots are अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 एंड बीटा स्क्वायर प्लस 2, इसे तुमको निकालना है। तो पहले हम अल्फ़ा स्क्वायर के बारे में सोचेंगे। तो मैंने आपको बताया क्या था कि अगर x है, अल्फ़ा है और अल्फ़ा स्क्वायर का निकालना हो तो रूट एक्स से हम रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस कर दो तो रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 रूट ऑफ एक्स
माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 रूट ऑफ x माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x माइनस 6 इक्वल टू 3 रूट x। दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे, दोनों साइड अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपका वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 33x प्लस 36 इक्वल टू 0। इतना आ गया। ये अभी आया है अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का इक्वेशन। अभी अगर सपोज कर लो ये कोई k1 और k2 आपका रूट हो गया, अगर k1 प्लस 2 k2 प्लस 2 के बारे में अगर आपको निकालना हो तो मैंने बताया था कि हमें क्या करना होता है कि जो गिवन रूट है उसमें से हम माइनस, मतलब मीन्स k1 माइनस 2, मतलब x को हम रिप्लेस करेंगे x माइनस 2 से। समझ में आ रहा है? ठीक है, मीन्स 4x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 33 x माइनस 2 प्लस 36 इक्वल टू 0। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 49x प्लस 118 इक्वल टू 0। मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप लोग एक बार सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये उस रूट का रूट कौन सा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 एंड बीटा स्क्वायर प्लस 2 का इक्वेशन हो गया। ठीक है, आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 33x प्लस 66 प्लस 36 इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16x माइनस 33x प्लस 612। ठीक है, इतना आ गया। एंड 4x स्क्वायर माइनस 639 314x प्लस 102 एंड 16 मीन्स 108। फाइन, ओके ओके, थैंक यू। आप लोग ने काफ़ी ध्यान से देखा और आई होप आप लोग इन्जॉय किए होंगे इस लेक्चर को, और आप लोगों को लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो सीरीज से आपको मिला होगा। तो मोस्टली मैंने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के सारे फार्मूले और चीज़ों को ओपन करके बिल्कुल आपको समझाया है। आप एक बार इत्मीनान से चीज़ों को बैठ करके एक एक फार्मूला को लाइन बाय लाइन आप लिखिए, और उसके बाद जितने अभी मैंने 3-4 आपको क्वेश्चन कराए उन क्वेश्चन को समझने का ट्राई करिए। मैंने ये ट्राई किया है कि जो भी फार्मूले मैंने कराए हैं उन पे क्वेश्चन मैं थोड़ा आपके ब्रेन को ओपन करने के लिए कराए हैं। बाकी मैं अभी अपना जो अगला लेक्चर सीरीज मेरा होगा उस पर केवल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के मैं कम से कम 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं लेके आऊँगा PYQ के। देखो ऐसा है कि बहुत सारा क्वेश्चन करा पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर हम केवल क्वेश्चन में फंस जाएंगे तो फिर हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नहीं देख पाएंगे। तो अभी जो मेरा पूरा लेक्चर सीरीज होगा केवल थियरी एंड इम्पॉर्टेंट PYQ 10-12 इम्पॉर्टेंट PYQ क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद जैसे ये पूरा मेरा वीडियो लेक्चर ये पूरा ख़त्म होगा, उसके बाद जो मेरा लेक्चर शुरू होगा उसमें केवल मैं थ्योरी को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करूँगा, एक्सप्लेन करके मैं उसके बाद आप स्टार्ट कर दूँगा न्यूमेरिकल। मीन्स जो मेरा सेकेंड राउंड का होगा वो केवल फोकस्ड होगा PYQ, ओनली PYQ। और मेरा केवल फोकस है आपका इंजीनियरिंग में भी JEE क्वालिफाई कराना, वो भी फ्री। ओके, थैंक यू वेरी मच।